हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले नए साल की मुबारकबाद। हैप्पी न्यू ईयर 2022 2022। दोस्तों, पता ही नहीं चला 2002 से 2022 कैसे गुजर गया। 2002 जब मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा करता था। सर, पहली बार तब हम लोग एक स्वतंत्र रूप से, या कहें कि सिर्फ एक ग्रुप में दोस्तों के साथ पिकनिक गए थे। और उसके बाद लगातार 10-12 साल तक जाते रहे। फिर पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जाना और फिर घर आना, और फिर ये अब 20 साल ऐसे ही गुजर गए और ज़िंदगी और भी ज़्यादा संघर्षशील होती गई। पर उम्मीद है आगे इस साल में इन संघर्षों को और आगे ले जाएंगे और आगे मुकाम पर जाएंगे। और आप दोस्तों, आप सबों से उम्मीद है कि नए साल में आप नई ऊर्जा और नई शक्ति से अपनी तैयारी और पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, हम नए साल की मुबारकबाद के बाद अब हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। आज जो हम इस वीडियो में अभी इंडियन ज्योग्राफी सीरीज में हैं, जहां हम बात करेंगे एक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की, जिसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या इंडियन ज्योग्राफी जिसमें हमारा ये इसका 42वां एपिसोड है। इस एपिसोड में अभी हम बात करेंगे एल नीनो तथा भारतीय मॉनसून की। एल नीनो प्रभाव तथा भारतीय मॉनसून, यानी एल नीनो का भारतीय मॉनसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर और उसका जो मैकेनिज्म है उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले एक मैप पर हम लोग एक देखते हैं कुछ कि आखिर ये पेन ले लूं एक। हाँ, अक्सर हम लोग जानते हैं कि ये है हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर हम अक्सर सोचते हैं कि एक आम बोलचाल में कि मॉनसून जो है हिंद महासागर में होने वाली घटना है, या फिर एक हिंद महासागर में शुरू होने और यहाँ और भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करती है। लेकिन यदि इसका गहन अध्ययन किया जाए तो मॉनसून की शुरुआत यहाँ सिर्फ हिंद महासागर से नहीं, इसके प्रशांत महासागर के पूर्वी तट यानी दक्षिणी अमेरिका की पश्चिमी तट, आप ये देख रहे हैं, एंडीज पर्वत के पश्चिम से इसकी शुरुआत होती है। नवंबर दिसंबर जनवरी में के महीने में इस क्षेत्र में सामान्यतः उच्च दाब का क्षेत्र होता है, और ये ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है। इसको नापने के लिए माना जाता है कि यहाँ पर एक आइलैंड है ताहिती, इसी जगह आसपास कहीं, और एक यहाँ पर है डार्विन। ताहिती में यदि उच्च दाब और डार्विन में निम्न दाब है तो उस स्थिति में माना जाता है कि भारतीय मॉनसून पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कभी कभार होता यह है कि परिस्थितियां विपरीत हो जाती है। यहाँ पर इस क्षेत्र में निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है, ये क्षेत्र गर्म हो जाता है, और यहाँ पर उच्च दाब हो जाता। तब होता है क्या कि हवा ऑस्ट्रेलिया से यानी कि प्रशांत महासागर में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है, और ये एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में के पश्चिमी क्षेत्र में, जहाँ पर पेरू या चिली की का जो पेरू और चिली का जो तट है, यहाँ पर बारिश होने लगता है, जिसके कारण इस क्षेत्र की जो इकोलॉजी है, यहाँ की जो जीवन या फिर यहाँ का जो जीवन है, वो दुष्प्रभावित होता है, और इसका दुष्प्रभाव भारतीय मानसून पर भी पड़ता है। होता यह है कि यहाँ से जो हवा चलती है, यहाँ से चलकर पेरू चिली तट से जो हवा चलती है वो ऑस्ट्रेलिया पहुँचती है, और ऑस्ट्रेलिया पहुँचकर ये यहाँ से इस क्षेत्र में हिंद महासागर में वायु संचार को एक मजबूती देती है, और जब यही हिंद महासागर की हवाएं आगे बढ़ती हैं और भारतीय मानसून के रूप में भारतीय महाद्वीप से टकराती है। चलिए अब आगे इस पर हम बात करते हैं। ये है दोस्तों, ये एक प्रक्रम, ये है प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट। यहाँ पर पेरू के तट पर, पेरू और चिली के तट पर ठंड एक सामान्यतः उच्च दाब का क्षेत्र होता है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का मध्य ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर निम्न दाब होता है। ये सामान्य स्थिति है। लेकिन जब स्थिति इसके विपरीत हो जाए सॉरी, यहाँ उच्च दाब और इस जगह पर निम्न दाब उत्पन्न हो जाए, तो इसे अल नीनो की स्थिति कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एल नीनो प्रभाव तथा भारतीय मॉनसून। पूर्वी जेट प्रवाह के अतिरिक्त अतिरिक्त मॉनसून पर एल नीनो का प्रभाव का भी असर होता है। हमने अभी पिछले एपिसोड में पूर्वी जेट प्रवाह को जाना था। जब मॉनसून भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचती है, उस समय तिब्बत के पठार
से एक पूर्वी जेट प्रवाह चलता है जो कि भारतीय मॉनसून को खींचकर पश्चिम की ओर ले जाने का कार्य करती है। एल नीनो का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होता है ईसा मसीह या यीशु मसीह, जिसे चाइल्ड क्राइस्ट भी बोलते हैं। यह सामान्यतः दिसंबर के महीने में पेरू तट के निकट प्रवाहित होने वाली एक गर्म धारा है, इसे पेरू धारा भी कहते हैं। ठीक है, एल नीनो एक गर्म धारा है। यदि यानी कि हमने कहा था कि सामान्यतः पेरू तट जो है वो ठंडा होता है, लेकिन जब एल नीनो की स्थिति होगी तो पेरू धारा जो है, पेरू धारा का जन्म होगा जो कि एक गर्म धारा है। सामान्य स्थिति में पेरू एक ठंडी महासागरीय धारा है जो प्रशांत महासागर में पेरू चिली तट से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। एल नीनो प्रभाव के कारण बिल्कुल विपरीत स्थिति हो जाती है। पेरू तट पर स्थिति गर्म हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया के पास ये शीतल हो जाती है। इस स्थिति में प्रशांत महासागर से जो नम हवाएं हिंद महासागर की ओर चलनी थी वो अवरुद्ध हो जाता है। अब यहाँ क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की पूर्वी तट की हवाएं यहाँ से पेरू तट की ओर चलने लगती है और वहां पर वर्षा होती है, और इस स्थिति को जो कहते हैं इसे दक्षिणी दोलन, इस स्थिति के लिए जो जिम्मेदार है उसे दक्षिणी दोलन कहते हैं। इसके लिए एल नीनो प्रभाव की उत्पत्ति के लिए, एल नीनो इफेक्ट की उत्पत्ति के लिए जो मजबूत कारण है वो है दक्षिणी दोलन, जिसे साउदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। अब ये दक्षिणी दोलन क्या है? दक्षिणी दोलन होता यह है कि वायु भार तथा पवन संचार जो दक्षिणी प्रशांत महासागर की ओर खिसकने को दक्षिणी दोलन कहते हैं। अब इसे देखिए, जनरली इक्वेटर के आसपास पर निम्न वायु दाब होता है और यहाँ पर एक पवन संचार जो वायु संचार की एक निश्चित मैकेनिज्म पाई जाती है, लेकिन किसी कारण से जब ये खिसक कर दक्षिण की ओर आ जाता है, जैसे आप देखते हैं कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन गर्मियों में ये तिब्बत के पठार तक पहुंच जाता है, जिसके कारण यहाँ पर मानसून की उत्पत्ति होती है। वैसे ही ठंड में जब सूर्य दक्षिणायन होता है, ये महासागर में दक्षिण की ओर खिसक जाती है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, या फिर कहें कि वास्तविक विषुवत रेखा जो है वो दक्षिण की ओर खिसक जाती है। एल नीनो वर्ष में विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी प्रशांत महासागर तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया की जल धाराओं तथा पवन संचार में भारी परिवर्तन देखा जा सकता है। सामान्य वर्षों में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी तथा इंडोनेशिया में कम वायु भार उत्पन्न होता है तथा थर्मोक्लाइन की स्थिति उत्पन्न होती है। थर्मोक्लाइन ये है कि थर्मोक्लाइन का मतलब होता है जैसे जैसे हम समुद्र में नीचे जाते हैं तापमान गिरता जाता है, इस स्थिति को तेजी से गिरता जाता है, थर्मोक्लाइन कहते हैं। और यदि ऐसा ना हो तब ऐसा नहीं होने का कोई चांस नहीं है, ऐसा होता है, थर्मोक्लाइन कहते हैं इस स्थिति को। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको। यहाँ पर एक अपवेलिंग की घटना भी देखी जाती है। अपवेलिंग के बारे में चलिए आगे लास्ट में हम बताएंगे आपको। यह है एल नीनो का नॉर्मल ईयर में होता है, जब यहाँ से प्रशांत महासागर के पूर्वी तट यानी कि दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट से हवाएं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की ओर चलती हैं। ये नॉर्मल है, लेकिन यहाँ क्या होता है, दूसरे जो एल नीनो वर्ष में क्या होता है, यहाँ पर ये स्थिति टूट जाती है और बीच में यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से गर्म हवाएं पेरू तट की ओर चलने लगती है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया से हवाएं पेरू तट की ओर चलने लगती है। हवा यहाँ ऊपर उठती है और पेरू तट की ओर चलने लगती है, जिसके कारण यहाँ पर एक एल नीनो की होती है और एल नीनो की स्थिति उत्पन्न होती है। पेरू तट जो कि अपेक्षाकृत ठंडा होता है, इसमें गर्म होने लगता है और यहाँ पर अपवेलिंग की घटना जो है बंद होने लगती है। तो चलिए आगे हम अपवेलिंग के बारे में बताएंगे। सामान्य वर्षों में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी या इंडोनेशिया में काफी वर्षा होती है, जबकि पेरू तट पर अधिक वायु भार के कारण सूखा रहता है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि सामान्यतः जो महाद्वीपों का जो पश्चिमी तट है वो शुष्क पाया जाता है। वो वहाँ पर जो मैक्सिमम डेजर्ट है, जो अधिकतम मरुस्थल है, वो महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ही पाई जाती है। कारण है कि वहाँ पर ठंडी धाराएं होती है। वहाँ पर ठंडी धाराएं क्यों चलती है, इसके बारे में हम जलधारा वाले एपिसोड में और मरुस्थल वाले एपिसोड में इस पर डिस्कस कर चुके हैं। ये आप फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज में जाके आप इसको देख सकते हैं। एल नीनो
की स्थिति में दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलने वाली जो सन्मार्गी पवनें हैं वो समाप्त हो जाती है या कमजोर पड़ जाती है तथा उनके स्थान पर एक कमजोर पश्चिमी हवा चलने लगती है, जिसके फलस्वरूप दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सागर के तापमान में वृद्धि होती तथा ऑस्ट्रेलिया के आसपास तापमान में कमी आती है। एल नीनो वर्ष में विश्व के वर्षा के प्रतिरूप में भारी परिवर्तन रिकॉर्ड किया जाता है। प्रशांत महासागर के पूर्वी तटीय देशों में भारी वर्षा तथा पश्चिमी तटीय देशों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका भारतीय मानसून पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब है एल नीनो के संभावित कारण। एल नीनो एवं दक्षिणी दोलन के कारणों की व्याख्या पूरी तरह नहीं की जा सकी है अभी तक। शुरुआत में एल नीनो की उत्पत्ति एवं वायुभार में परिवर्तन की व्याख्या महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन से किया गया, जबकि सागरीय विज्ञान विशेषज्ञ ने जलधाराओं की दिशा परिवर्तन एक दूसरे के साथ थे। होता है ये जब जलधाराएं जैसे और जलधाराएं और वायुदाब एक दूसरे का संपूरक हैं, तो ये तो नहीं कहा जा सकता इसके लिए। तो एल नीनो की व्याख्या है कि वायुमंडलीय संचार एवं महासागरीय जलधाराओं का संचार एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो ऊष्मा और ऊर्जा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। इसमें एक और एंगल है कि भूगर्भ विज्ञान के विशेषज्ञों के अनुसार एल नीनो का संबंध ज्वालामुखी उद्गार से है। इनके अनुसार दक्षिणी प्रशांत महासागर में नाज़का प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट जो है, अब इसको आप एक मैप पर इस मैप पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर एक नाज़का प्लेट है और ये है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। इनके जो बीच में जो एक दरार है इसमें लावा उबलता है और जिसके कारण लावा उबलता है और पानी गर्म होता है, जिसके कारण यहाँ पर एल नीनो की परिस्थिति उत्पन्न होती है। हालांकि ये भी पूरी तरह से नहीं माना जा सकता कोई भी कारण है। अब चलिए एल नीनो का हिंद महासागर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अध्ययन के अनुसार हिंद महासागर के गर्म होने का प्रशांत महासागर विशेषकर एल नीनो पर भी भारी प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र पर जल है पूर्वी मध्य क्षेत्र की तुलना में ठंडा रहता है, लेकिन पिछली शताब्दियों में हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से के जल के तापमान में नियमित वृद्धि देखी गई है। कारण है क्योंकि ये काफ़ी सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है और व्यापारिक दृष्टि से भी यहाँ पर नौवहन वगैरह काफ़ी अधिक होता है, काफ़ी व्यस्तम एक जलमार्ग है, जिसके कारण यहाँ पर प्रदूषण वगैरह के कारण यहाँ पर ये देखी जा सकती है। पश्चिमी हिंद महासागर के तापमान में वृद्धि से मानसूनी संचार, मानसूनी वर्षा प्रतिरूप, मछली एवं आहार श्रृंखला इन सब पर भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। अब यदि एल नीनो वर्ष में हम ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर में चलने वाली पछुआ पवन को देखें तो ये काफ़ी कमजोर पड़ जाती है। एल नीनो वर्ष में क्या होता है, हिंद महासागर में चलने वाली जो पछुआ पवन है वो कमजोर पड़ जाती है। पछुआ पवन सबल एवं सुदृढ़ हो तो सागर की सतह से वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। यदि जो पछुआ पवन है यदि वो तीव्र है, सुदृढ़ है, तो समुद्र की सतह पर जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होती है, काफ़ी तेज होगा, जिससे सागर के ठंडे होने में सहायता मिलती है, जिससे कि समुद्र का जो जल सतह है वो ठंडा रहेगा, जिसके कारण वहाँ उच्च दाब बनेगा। तभी तो उच्च दाब से हवाएं निम्न दाब की ओर बढ़ेंगी। यदि सागर स्थल की अपेक्षा ठंडा होगा तो वहाँ से सागर से हवाएं स्थल की ओर जाएंगी, लेकिन यदि सागरीय तल का तापमान यदि महाद्वीपीय तल से अधिक हो तो हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बढ़ेंगी। ऐसे में मॉनसून या फिर जो भी वर्षा वाली पवनें हैं वो कमजोर होंगी। जब पछुआ पवन कमजोर रहती है तब वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी कमजोर होती है, जिससे निहित उष्मा वायुमंडल में नहीं पहुंच पाती और सागर की ऊपरी सतह गर्म बनी रहती है, अर्थात हिंद महासागर का तापमान अधिक और वायुदाब कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में हिंद महासागर में गर्मी के मौसम में जो है निम्न वायुदाब के कारण भारत में मानसून की वर्षा कम होती है तथा सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि यही कारण भी है जिसके कारण एल नीनो वर्ष में होता है क्या कि यहाँ बारिश कम होती है, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब एक बात है, एल नीनो के बाद एक नई बात होती है ला नीना। एल नीनो का जो विपरीत स्थिति है उसे ला नीना कहते हैं। ला नीना का सर्वप्रथम 1988 में पता चला था। पवनों एवं जलधाराओं का दक्षिणी प्रशांत महासागर में सामान्य संचार यदि समर्थ, सुदृढ़ एवं अधिक मजबूत हो जाए तो उसे ला नीना कहते हैं। वास्तव में ला नीना एल नीनो का विपरीत या विलोम कहा जा सकता है। ला नीना की स्थिति दक्षिणी प्रशांत महासागर एवं मध्य पश्चिमी क्षेत्र में वायुदाब सामान्य से काफी कम हो जाता है तथा पेरू एवं चिली तट पर वायुदाब सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है।
पेरू धारा सामान्य से अधिक ठंडी हो जाती है। परिणाम स्वरूप दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलने वाली सामार्गी पवनें जो है वो सबल और समर्थ हो जाती है। इससे क्या होता है, अधिक वेग से चलने वाली सुदृढ़ सामार्गी पवन सामान्य से अधिक गर्म जल अपवाहित होता है, जिससे चिली एवं पेरू तट पर अधिक अपवेलिंग होता है, और ये अपवेलिंग उस तट को और ठंडा करती जाती है, जिससे वहां पर वायुदाब उच्च होता जाता है, और वहां से फिर जो गर्म धारा है ऑस्ट्रेलिया की ओर, गर्म हवाएं जो है ऑस्ट्रेलिया की ओर बहती हैं, और ये एक इस मानसून को उत्पन्न करने वाली जो स्थिति है उसको मजबूत करती है। इंडोनेशिया, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में के उत्तर में अधिक गर्म जल एकत्रित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वहां एक तीव्र निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है, जिससे गर्म हवा ऊपर उठती है। चलिए अब हम देखते हैं कि अपवेलिंग क्या है। अपवेलिंग का एक परिभाषा यहाँ पर आपको दिया गया है, अब इसको एक बार देख लें। अब मैं इसे समझ लीजिए। यहाँ पर एक ये सागर है और ये है महाद्वीप है। इधर से जो हरा लाइन आ रहा है ये है महाद्वीप से चलने वाली हवाएं हैं। जब इधर से ऊपर से हवाएं चलेंगी तो ऊपर का जो जल है उसको ये धकेल कर समुद्र की ओर धकेलेगी, आगे बढ़ा देगी। तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे से ठंडा जो जल है वो ऊपर आएगा। जब ऊपर आएगा तो ये सतह ठंडा होगा और यहाँ पर वायुदाब उच्च, क्योंकि आप जानते हैं कि गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर हवा बहती है। ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर हवा बहती है। जब इधर से पश्चिम से हवा आ रही है तो हवा इसको धकेल कर आगे बढ़ा देगी, यानी कि यहाँ पर एक ठंडा क्षेत्र बनेगा और एक उच्च वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होगा। अब एक और चीज है ट्रेड विंड्स जो होता है एक सन्मार्गी पवन है। जब वो धरती पर, पृथ्वी पर या वायुमंडल में चलने वाली कुछ ऐसी हवाएं हैं जो साल भर एक निश्चित दिशा में चलती है, जिसे ट्रेड विंड्स कहते हैं। जैसे यदि हम पोलर हाई प्रेशर से जो 60 डिग्री के आसपास जो है सब पोलर लो प्रेशर की ओर बढ़ती है। अब यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से यहाँ पर ये सब पोलर हाई प्रेशर की ओर हवाएं बहती है, और सब पोलर लो प्रेशर और इक्वेटर लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है। जैसे इक्वेटर पर आप इस मैप को समझें, इसको समझ में आएगा। इसको यदि नहीं समझ में आए तो फिर आगे इस पर हम सन्मार्गी पवनों के बारे में एक अलग से एपिसोड बनाने की जरूरत है। जैसे इसको देखें, इसको तो वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज विंड। वेस्टर्लीज है यहाँ पर, जैसे देखिए मध्य अक्षांश से उच्च अक्षांश एवं निम्न अक्षांशों की ओर जो हवाएं चलती है उसको वेस्टर्लीज कहते हैं। ईस्टर्लीज पूर्वा और पछुआ, इन पवनों को सन्मार्गी पवन कहते हैं, जो साल में एक निश्चित समय में बहती है निश्चित दिशा में, इसे सन्मार्गी पवन कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। तो इसमें हमने बात किया ट्रेड विंड्स के बारे में, अपवेलिंग के बारे में, ला नीना, एल नीनो एवं हिंद महासागर, और एल नीनो का संभावित कारण है उसके बारे में बात की। फिर एल और साउदर्न ऑसिलेशन यानी दक्षिणी दोलन के बारे में भी बात किया। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नया वर्ष फिर से आपको एक बार मुबारक हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।